हेलो एवरीवन, वेलकम टू मलुका आईएएस। माय नेम इज सूरज। जैसा कि आप सबको पता है, भारत में आजकल मॉनसून चल रहा है। और ये जो मॉनसून है, ये भारत की एग्रीकल्चर के लिए, इकोनॉमी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टोटल जो हमारा पूरा इंडिया का रेनफॉल है, एनुअल रेनफॉल, उसका अप्रोक्सीमेटली 80% रेनफॉल आजकल यानी 3 से 4 महीने में होता है। ये मंथ्स ज़्यादातर आपको जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के आसपास तक के देखने को मिलते हैं। तो अभी जब सितंबर चल रहा है, तो इसमें सितंबर 15 तक अप्रोक्सीमेटली मॉनसून रिट्रीट करना स्टार्ट कर देगा। तो अभी ये मॉनसून जो है वो बिल्कुल एंड फेज में चल रहा है। तो भारत के अंदर बारिशें अलग अलग जगह पे काफी ज्यादा हो रही हैं। जैसा रिसेंटली अभी केरला के अंदर बहुत ही मैसिव लैंडस्लाइड हुआ था, बहुत हैवी रेनफॉल होने की वजह से। ऐसी कुछ न्यूज आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के एरिया से आ रही है, जहां काफी सारे जो लोग हैं उन्होंने माइग्रेशन करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि फ्लड्स बहुत ज्यादा आए हैं और वो होमलेस हो चुके हैं एक तरह से। तो इसी तरह से नागालैंड से भी कुछ ऐसी ही पिक्चर्स आई हैं, न्यूज आ रही है, जिसमें 6 लोग के आसपास जो है उनकी डेथ बताई जा रही है, वहां पे ज्यादा रेनफॉल होने की वजह से जो लैंडस्लाइड्स ट्रिगर हुए। तो आइए जानते हैं इस पूरे करंट अफेयर को और नागालैंड के बारे में भी। सो फर्स्ट, मलुका आईएएस आप सबके लिए लेके आया है टेस्ट सीरीज फॉर 2025 विद मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें टोटल 64 टेस्ट है और 34 प्रीलिम्स के और 30 मेंस के हैं। बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस पे आपको ये टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम्स में अवेलेबल है, ऑफलाइन और ऑनलाइन आप इसका फायदा उठा सकते हैं। राइट, तो चलते हैं आज की न्यूज की तरफ। तो ये जो नागालैंड है, ये हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का पार्ट है, और इसके अंदर स्पेसिफिकली जो 6 पीपल की डेथ हुई है लैंडस्लाइड्स होने की वजह से स्पेसिफिकली, और ये जो नेशनल हाईवे है, उस नेशनल हाईवे को भी काफी नुकसान हुआ है। और इसकी वजह से वहां पे जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन है उनको चलाया गया है, और यहाँ पे 2 मेजर बड़े जो रोड्स हैं वो क्लोज हो चुके हैं। और इसकी वजह से लोगों के बीच में काफी पैनिक फैल गया है, क्योंकि असेंशियल कमोडिटीज नहीं मिल पा रही। अब ये पैनिक क्यों फैला है, तो उसका कारण ये है कि ज्यादातर अगर आप देखोगे, नागालैंड का एरिया पहाड़ी एरिया है, हिल्स का एरिया है। राइट, तो हिल्स का एरिया होने की वजह से यहाँ पे ज्यादातर जो कनेक्टिविटी है वो हमारी रोड्स के थ्रू होती है। और पहाड़ों पे रोड बनाना काफी टफ होता है, बहुत ज्यादा पैसा भी उसके अंदर लगता है, एनर्जी उसके अंदर लगती है, समय उसके अंदर लगता है, मैन पावर भी ज्यादा चाहिए होती है। ज्यादा बड़े रोड हम बना भी नहीं सकते। तो इस केस में जब वहां पे रोड बने हैं, तो उन रोड पे क्या होता है कि जब हैवी रेनफॉल होता है, तो उस रेनफॉल की वजह से यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि ये रोड टूट जाते हैं, और टूट करके ये बिल्कुल अलग अलग पार्ट्स में बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से जो एसेंशियल कमोडिटीज होती हैं, वो एसेंशियल कमोडिटीज जैसे क्या हो सकती है, लाइक पेट्रोलियम, लाइक पेट्रोल हो गया, ठीक है, इसके साथ में वेजिटेशन, ठीक है, वेजिटेबल्स, या फिर अगर नॉर्मल अगर आप देखोगे ग्रेन्स वगैरह, ठीक है, या दूध हो गया, ठीक है, बेसिकली ब्रेड है। तो ये जितनी एसेंशियल कमोडिटीज होती हैं जो हमें अपनी डेली लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं हम इनको यूज करते हैं, तो वो यहाँ पे रोड्स टूटने की वजह से ब्लॉक हो चुकी हैं, जिस वजह से यहाँ पे लोगों में पैनिक फैलता जा रहा है। राइट, और इसमें अभी तक 6 लोगों की डेथ हो चुकी है, और आगे ये भी कह रहे हैं कि इसमें जो टोल है वो ज्यादा बढ़ सकता है। राइट, तो यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे होंगे, ये कुछ नागालैंड की तस्वीरें आ रही हैं, जिसमें पूरा पहाड़ी एरिया है, 30 से 40 डिग्री या 70 डिग्री के आसपास की क्लिप्स हैं, बीच में छोटे रोड्स होते हैं। और इसकी वजह से यहाँ पे रोड भी अगर आप देखोगे तो बीच में क्रैक्स पड़ गए हैं, फिशर्स हैं काफी ज्यादा, और रोड टूट चुका है, जिस वजह से अब लोग यहाँ पे सिर्फ पैदल ही जा आ पा रहे हैं। बीच में कुछ जगह तो पैदल भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि बीच में काफी रोड ही पूरा जो है वो नीचे चला गया है। तो ऐसी सिचुएशन को रीस्टोर करने के लिए कई महीनों का समय लग जाता है। राइट, तो 6 पीपल अभी तक डेथ हो चुके हैं, और ये जो सारा हुआ है, ये हुआ है सिर्फ और सिर्फ ज्यादा रेनफॉल होने की वजह से, यानी लगातार जो क्लाउड बर्स्ट जैसी एक्टिविटीज होती है। क्लाउड बर्स्ट का मेनली मतलब होता है कि किसी छोटे एरिया के अंदर बहुत बड़े स्केल पर रेनफॉल होना, ऐसा रेनफॉल होना जिसकी वजह से फ्लैश फ्लड्स ट्रिगर होते हैं। और ये अचानक आई बाढ़ क्या करती है, ये आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान कर देती है। इसके साथ में आप देखोगे ये जो हुआ है वो बेसिकली चुमो केडिमा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे नागालैंड की। इसके अंदर ये लैंडस्लाइड्स हुए हैं, जहाँ पे मड स्लाइड्स यानी बेसिकली जो पूरी मिट्टी है वो भी स्लाइड कर चुकी है, साथ में रॉक्स का डेब्रिस है, पत्थर है,
इनकी वजह से या तो रोड ब्लॉक हो चुके हैं या फिर वो वॉश हो चुके हैं वहां पे, यानी हाईवेज यहाँ पे टूट चुके हैं, और इससे जो कनेक्ट है स्टेट कैपिटल का कोहिमा का, वो बाकी अदर जो हमारे वहां पे शहर हैं उनसे टूट चुका है। तो इसके लिए हम सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट की थोड़ी टोपोग्राफी को समझने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि लैंडस्लाइड्स क्यों आते हैं और भारत का कौन कौन सा एरिया ज्यादा प्रोन है लैंडस्लाइड्स के, राइट। सो सेकेंड, अगर आप यहाँ पे मैप देखते होंगे तो इसमें साफ अगर आप देख रहे हो तो ये भारत का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, और ये जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है ये स्पेसिफिकली आपका जुड़ा है सिलीगुड़ी कॉरिडोर के एरिया से। ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ये बहुत छोटा सा स्ट्रेच है, लाइक इफ आई ड्रॉ दिस मैप, लाइक अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ करें तो यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल स्टेट है इंडिया की, उसका डायरेक्ट यहाँ से जुड़ाव है असम और पूरे नॉर्थ ईस्ट के साथ में, बहुत ही नैरो स्ट्रेच है। इसको कई बार ये भी कहा जाता है कि दिस इज द चिकन्स नेक कॉरिडोर, ठीक है, क्योंकि पतला काफी ज्यादा है, छोटा है, ओनली 22 किलोमीटर के आसपास का ये बताया जाता है कि इसके साथ में ये पड़ता है। तो दिस इज कॉल्ड एज द चिकन्स नेक कॉरिडोर, ठीक है। और चिकन्स नेक कॉरिडोर के साथ में इसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहा जाता है। वेस्ट बंगाल का इस एरिया में दार्जिलिंग का पार्ट पड़ता है, और दार्जिलिंग का ऐसा एरिया है जिस एरिया के अंदर, ठीक है, चाय वगैरह काफी ज्यादा होती है, टी कल्टीवेशन होता है इस एरिया के अंदर, काफी फेमस है। ब्रिटिश टाइम का इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पे डेवलप्ड हुआ है। तो इस एरिया में आप ये देखते होंगे तो यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनको कहा जाता है सेवन सिस्टर्स, राइट। तो ये जो सेवन सिस्टर्स वाला एरिया है ये काफी इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। इसमें सबसे ऊपर जो एरिया है दिस इज द अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश न्यूज में रहता है काफी ज्यादा, आपने ये भी सुना होगा कि इस एरिया के अंदर जो है वो बेसिकली चाइना क्लेम करता है कि ये तिब्बत का पार्ट है। इसी अरुणाचल प्रदेश में सांगपो दिबांग सियांग के नाम से एंटर करती है, जिसको आगे हम ढोला सादिया से आगे उसको ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानते हैं। असम एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेट है जिसका सभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं। पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड का एरिया, यहीं पे ही स्लाइड हुए हैं, यहीं पे इंसेंट रेनफॉल हुआ है। उसके बाद मणिपुर का एरिया आता है, मणिपुर में भी आजकल न्यूज चल रही है, काफी क्राइसिस में यहाँ पे है। दूसरा मिजोरम एंड त्रिपुरा, ये स्टेट्स हैं। उसके साथ में मेघालय, मेघालय बेसिकली जिसको कहा जाता है मेघों का घर, ठीक है, मेघालय। बारिश बहुत ज्यादा यहाँ होती है, दुनिया के सबसे बेटेस्ट प्लेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ में ये वेस्ट बंगाल का पार्ट है, और ऊपर एक और स्टेट है जिसको सिक्किम के नाम से जानते हैं। तो सिक्किम पहले भारत का पार्ट नहीं हुआ करता था, लेकिन वहां पे 1974-75 में वहां के जो राजा थे और जो लोग थे उन्होंने ये चाहा कि वो भारत इंडियन यूनियन में मिलना चाहेंगे, तो इसने ज्वाइन कर लिया था 1975 के आसपास इंडिया को। तो इसको मिला करके, सिक्किम को मिला के ये टोटल जो है वो आपका बन जाता है 8 सिस्टर्स। काफी इंपॉर्टेंट एरिया है। सो दिस इज बेसिकली द 8 सिस्टर्स। अब नॉर्थ ईस्ट की लोकेशन कुछ ऐसी है जिस लोकेशन की बेसिस पे जब भारत में मॉनसून आता है तो इस तरफ अगर आप देखोगे यहाँ पे ऐसे साउथ वेस्ट मॉनसूनल विंड्स चलती हैं, तो ऊपर पूरा हिमालय है, हिमालय इन विंड्स को ब्लॉक करता है, और इस एरिया में जो रेनफॉल है वो अप्रोक्सीमेटली 250 से 300 सेंटीमीटर के आसपास का रिकॉर्ड किया जाता है। ये बहुत ही ज्यादा रेनफॉल है, बहुत हैवीएस्ट रेनफॉल हम इसको बोल सकते हैं, साथ में हाई रेनफॉल है। तो इस रेनफॉल की वजह से ऊपर पहाड़ी एरिया होने की वजह से यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट की एक्टिविटीज भी ज्यादा होती हैं, जिस वजह से यहाँ पर फ्लैश फ्लड्स जैसी प्रॉब्लम और लैंडस्लाइड जैसी प्रॉब्लम बहुत ही कॉमनली देखने को मिलती है। सो नेक्स्ट, व्हाट इज अ लैंडस्लाइड? तो लैंडस्लाइड क्या होते हैं? तो बेसिकली अगर आप देखोगे ज्यादातर लैंडस्लाइड हिल एरियाज में और माउंटेन रीजन में देखने को मिलते हैं। अब ऐसा क्या है, यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर होता है स्लोप, राइट। फॉर एग्जाम्पल कि कोई ऐसा माउंटेन है, अब इस माउंटेन के पास क्या हो रहा है कि यहाँ पे बारिश हो रही है, बारिश होने की वजह से यहाँ का जो पूरा एरिया होता है या मिट्टी होती है सैचुरेट हो जाती है वाटर के साथ, और जब वाटर चलता भी है तो ये इरोजन का भी काम करता है, ये रॉक्स को तोड़ना भी स्टार्ट करता है, जिससे जो लूज पार्टिकल्स होते हैं यहाँ पे सॉइल के, ये स्लाइड कर जाते हैं ग्रेविटी की हेल्प से। ग्रेविटी तो सबको नीचे खींचती है, तो इस फॉर्म में जब ये पूरा मामला जो पूरा यहाँ पे
आपका सेडिमेंट स्लाइड कर जाएंगे, उसी चीज को हम सिंपल यहाँ पे लैंडस्लाइड्स बोलते हैं। ठीक है, तो लैंडस्लाइड्स बेसिकली एक सडन मूवमेंट होती है, बहुत तेज मूवमेंट होती है, और विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी ज्यादातर ये इसकी फोर्स की वजह से ये नीचे की तरफ को आता है। काफी इंटेंस रेनफॉल की वजह से सिचुएशन बनती है, सॉइल आपकी सैचुरेट होगी वाटर के साथ में, उसके सैचुरेशन की वजह से ही लैंडस्लाइड्स ट्रिगर होते हैं, राइट? ओके, सो नेक्स्ट आप यहाँ पे इस स्लाइड में देख रहे होंगे, दिस इज बेसिकली दी केरला में जो लैंडस्लाइड्स आए हैं, इनसेसेंट रेनफॉल हुआ, बहुत ज्यादा रेनफॉल होने की वजह से मिट्टी लूज हो गई, और लूज होने की वजह से यहाँ पे क्या है, मैसिव आप देख रहे होंगे लैंडस्लाइड्स आए। अप्रोक्सीमेटली 370 से ज्यादा लोग यहाँ पर मारे गए हैं, 150 से ज्यादा लोग मिसिंग हैं अभी तक, और 279 के आसपास अगर लोग देखें तो ये इंजर्ड हुए हैं। तो बहुत ही एक, अगर आप ये कहें तो एक बड़ा कैटास्ट्रॉफी है, बहुत विनाश इस एरिया में देखने को मिला है इस वजह से। और अगर टाइप्स ऑफ लैंडस्लाइड्स की बात करें तो लैंडस्लाइड्स कई तरह के हो सकते हैं। कुछ ऐसी भी होती हैं जिनको हम बेसिकली बहुत सडन मूवमेंट्स बोलते हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो बिल्कुल स्लो होती हैं। जैसे आप सिंपल अगर देखते होंगे तो रोटेशन में क्या होता है कि सिंपली थोड़ा थोड़ा करके जो मटेरियल होता है वो नीचे आना स्टार्ट करता है, बिल्कुल हल्का हल्का मटेरियल। अब लैंडस्लाइड्स ट्रिगर कैसे हो सकते हैं, तो इसमें भी कई ह्यूमन फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, कुछ नेचुरल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं जिसकी वजह से हो सकता है। एक शीट इरोजन होता है, शीट इरोजन में क्या होता है कि लेयर बाय लेयर सॉइल निकलना स्टार्ट कर जाती है, पहले एक लेयर चलेगी फिर दूसरी लेयर। ज्यादातर जिस एरिया में डिफॉरेस्टेशन होता है, जहाँ पे अचानक से तेजी से पानी आता है, वो ऊपर वाली लेयर को ले जाता है, फिर दूसरी लेयर रिमूव हो जाएगी, फिर तीसरी लेयर रिमूव होगी, ऐसे ये पूरा प्रोसेस चलेगा। कई बार क्या होता है कि जब क्लाउड बर्स्ट होते हैं तो मिट्टी इतनी ज्यादा सैचुरेट होती है कि वो एक पूरा जो मिट्टी है वो पानी के साथ मिलके फ्लो करना स्टार्ट कर देगी। तो आपको ये लगेगा कि मिट्टी जो है मड की फॉर्म में ही वो नीचे को आना स्टार्ट करती है, उसको हम सिंपली कहते हैं दैट इज द मड फ्लो। तो ऐसे में ये जो टाइप्स हैं हमारी, जैसे कि रिल्स है, रिल्स में क्या होता है कि जब पानी आएगा तो पानी की क्वांटिटी कम है लेकिन उसका बहाव बहुत ताजा तेज होता है, जिसकी वजह से वो गैप्स क्रिएट करता है, वो मिट्टी को काट करके नीचे ले जाना स्टार्ट करता है, जिसको रिल्स कहते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसी सीपेज भी होती है, पानी अंदर अंदर से सीप करता रहता है। जैसे अगर आप मान लो मिट्टी के ऊपर आपने पानी फेंक दिया तो पानी थोड़ी देर में अंदर चला जाएगा क्योंकि पोरोसिटी होती है। वैसे ही कुछ एरियाज के अंदर जब मिट्टी के अंदर पानी जाना स्टार्ट करेगा तो अंदर से वो उस सॉइल के स्ट्रक्चर को वीक करता है या उस रॉक्स के स्ट्रक्चर को वीक करता है, जिससे जो पकड़ होती है रॉक्स की एक दूसरे के साथ में वो वीक होती है, जिस वजह से वो हिस्सा क्या कर जाता है, स्लाइड कर जाता है, राइट? ऐसे ही वेव एक्शन, वेव एक्शन मतलब आपने देखा होगा ज्यादातर जो सी एरिया होता है उसमें क्या होता है कि बेसिकली हवा की वजह से, ठीक है, जब विंड्स चलती है तो ये वाटर में क्या करती है, ये वाटर इस तरह से चलता है वेव्स की फॉर्म में। और सी के जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहां पे पानी बहुत तेजी से जाकर के इरोड करना स्टार्ट होता है। जब बार बार वो स्ट्राइक करेगा तो स्ट्राइक करने से सामने वाली रॉक्स को वो इरोड कर देता है, उनको तोड़ देता है। तोड़ने के बाद एक टाइम ये आएगा कि ऊपर का जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि उसका बेस तो इरोड हो गया, जब उसका बेस इरोड हो गया तो ऊपर का स्ट्रक्चर क्या करता है, स्लाइड कर जाता है। तो ऐसा भी होता है। बीच में कई बार क्या होता है कि अगर नॉर्मली अगर किसी जगह पे कोई रोड का डेवलपमेंट हो रहा है, वहां पे हम क्या करते हैं कि जितनी भी स्लोप्स होती हैं उन स्लोप्स को हम बेसिकली काटते हैं एक्सकावेटर से, आर्टिफिशियल तरीके से उसको निकालते हैं, जिससे पेड़ भी वहां पे काटे जाते हैं। कुछ रॉक्स ढीली पड़ जाती हैं और वो जा करके गिर जाती हैं, राइट? सो मेन जो कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है लैंड प्रोन एरियाज की, जिसके अंदर अगर आप देखोगे तो सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि ऐसे एरियाज में ज्यादातर स्टीप टेरेन होती है। स्टीप टेरेन का मतलब क्या है, जैसे एक तो ये प्लेन्स एरियाज होते हैं तो इनमें तो लैंडस्लाइड उतने हो नहीं सकते, बट जिस एरिया में ऐसे एंगल बढ़ता जाएगा, ऐसे दिस इज द स्टीपनेस लेवल, ऐसे जैसे माउंटेन अगर बनाए तो माउंटेन ऐसे होता है, ठीक है, प्लेटोज होते हैं तो प्लेटोज कुछ इस स्ट्रक्चर के बनते हैं, तो प्लेटो में भी लैंडस्लाइड हो सकते हैं, साथ में माउंटेन्स में भी हो सकते हैं, पर इससे छोटा एरिया जो है दिस इज हिल्स, तो हिल्स में भी लैंडस्लाइड रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो ज्यादातर हिली और माउंटेन्स एरिया में ही आपको क्या मिलेगा, स्टीपनेस मिलेगा। दूसरा, ऐसे एरिया जो ये पूरे माउंटेन्स हैं, अब इनके बीच में भी क्रैक्स डेवलप होते हैं, फिशर्स बनते हैं, पानी उससे अंदर जाना स्टार्ट करता है। जब वाटर अंदर जाता है तो पानी अंदर जाने की वजह से वो अंदर वेदरिंग करना स्टार्ट करता है, वो केमिकली रिएक्ट करता है,
जिससे रॉक्स और ज्यादा वीक होती हैं और वो जाकर के टूट जाती हैं। इसके साथ में जिस एरिया में फॉरेस्ट फायर हुआ हो, क्योंकि पेड़ जब लगाते हैं तो पेड़ की जड़ें जो होती हैं वो मिट्टी पकड़ के रखती हैं, रॉक्स को भी पकड़ लेती हैं। बट अगर आपने पेड़ ही काट दिया तो वो एरिया तो फिर वहां पे क्या हो गया कि उसकी मिट्टी पे पकड़ नहीं रही और वो क्या कर जाएगा, स्लाइड कर जाएगा। तो वेजिटेशन ना होने से या वाइल्ड फायर होने से भी क्या होते हैं, लैंडस्लाइड्स ट्रिगर हो सकते हैं। दूसरा ह्यूमन एक्टिविटीज है, लाइक पेड़ों को लगातार काटो, डिफॉरेस्टेशन करो, या फिर पहाड़ों पे आजकल बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन चल रही है, वहां पे रोड बनाए जा रहे हैं, ठीक है, पहाड़ों को अनसाइंटिफिक तरीके से काटा जा रहा है। जैसे कुछ लैंडस्लाइड हिमाचल प्रदेश में भी हुए जब बहुत ज्यादा रेनफॉल हुआ, या टनल्स बनाई जाती हैं, तो उस वजह से भी लैंडस्लाइड जो ट्रिगर होते हैं तो उसकी वजह से भी नुकसान देखने को मिलता है। या फिर जो चैनल अलोंग अ रिवर स्ट्रीम, तो कोई रिवर है ऐसे, ये वाली, अब इसमें जब पानी इतना है इस एरिया में, इसको चैनल बोलते हैं बेसिकली, जिसमें पानी आ रहा है, अब इसमें भी इरोजन होती है साइड में, तो यहां से भी एरिया जो है ये क्या कर जाता है, स्लाइड कर जाता है, ये रिवर को वाइड करने की कोशिश करता है। इसको भी हम लैंडस्लाइड्स की कैटेगरी में ही हम लोग यहाँ पे इसको रखते हैं, राइट। ओके, सो नेक्स्ट अगर देखा जाए तो लैंडस्लाइड्स वल्नरेबिलिटी इंडिया में क्या है, तो जियोलॉजिकल सर्वे ये बताता है, इंडिया का एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो जगह जगह सर्वे करती रहती है। तो जियोलॉजिकल सर्वे का कहना है कि अप्रोक्सीमेटली 0.42 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का इंडिया का जो लैंड मास है उसमें 13% एरिया है जो कि 15 स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरीज में आता है, जो प्रोन है लैंडस्लाइड्स के। इसमें ज्यादातर एरियाज कौन से, हिली रीजन्स हैं कंट्री के, और इन हिली रीजन्स के अंदर अगर आप देखोगे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन भी ज्यादा आता है, इसमें नुकसान देखने को मिलता है। तो जियोलॉजिकल सर्वे ये भी कहता है कि अप्रोक्सीमेटली इंडिया जो है वो प्रोन टू लैंडस्लाइड्स है, काफी मेजर लैंडस्लाइड्स इंडिया में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब वेस्टर्न घाट्स में, ठीक है, कोंकण हिल्स तमिलनाडु केरला कर्नाटका, ठीक है, ईस्टर्न घाट्स अराकू रीजन इन आंध्र प्रदेश, तो इस एरिया में जो लैंडस्लाइड्स हैं दे आर वेरी वेरी कॉमन, राइट। तो चलिए एक मैप के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं। तो ये सबसे पहले जो लैंडस्लाइड का पैटर्न है ये आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ ईस्ट में। तो नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहला फैक्टर हमने क्या देखा कि रेनफॉल है, बहुत हैवी रेनफॉल। दूसरा फैक्टर हमने देखा कि इस एरिया में स्टीपनेस बहुत ज्यादा है हिमालय की, दैट स्टीपनेस वेरी हाई स्टीपनेस, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पे ज्यादा लैंडस्लाइड्स कवर होते हैं। तो सिक्किम से आप स्टार्ट हो जाइए, सिक्किम कवर अरुणाचल प्रदेश के बीच वाले पार्ट्स में है। सबसे ज्यादा जो एरिया है यहाँ नागालैंड वाला, और ये मणिपुर और मिजोरम और असम का एरिया भी काफी ज्यादा अगर आप देखोगे प्रोन है। साथ में मेघालय रीजन भी आपको देखने को मिलता है जहाँ लैंडस्लाइड्स ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो पिछले कुछ मेजर लैंडस्लाइड्स अगर आप देखोगे 2015 से 2022 तक, जिसमें सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड्स आए हैं केरला में। अब केरला एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे कोकोनट ज्यादा होता है, इसको गॉड जोन कंट्री भी कहा जाता है, गॉड जोन लैंड भी कहा जाता है। तो इस केरला के अंदर क्या है कि यहाँ पर ज्यादातर ह्यूमन फैक्टर्स की वजह से भी लैंडस्लाइड्स होते हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि आज ही इस एरिया में अभी रिसेंटली ज्यादा रेनफॉल होता है, यहाँ तो पहले से रेनफॉल हो रहा है क्योंकि सबसे पहले रेनफॉल आता ही इसी कोस्ट के ऊपर है, ठीक है। लेकिन ऐसा क्या है कि केरला में हर साल ऐसे लैंडस्लाइड मिलते हैं। तो केरला वाले एरिया में जो पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों पे मिलता है लेटराइट, और ये जो लेटराइट है दिस इज बेसिकली ये ओर माना जाता है बॉक्साइट का, और बॉक्साइट से निकलता है एल्यूमिनियम, तो काफी इंपॉर्टेंट सोर्स हो गया मिनरल्स का। तो लोग क्या करते हैं इस एरिया में माइनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जो काफी अनसाइंटिफिक माइनिंग मानी जाती है, जिस माइनिंग की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे लैंडस्लाइड्स ट्रिगर होते हैं। दूसरा वेस्ट बंगाल का बहुत छोटा एरिया है 376 के आसपास अगर आप देखोगे, तो ये जो पहाड़ी एरिया है जहाँ पे लैंडस्लाइड्स होते हैं, दार्जिलिंग वाला एरिया, तमिलनाडु में 196 के आसपास, ठीक है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है, 184 के आसपास अगर आप देखोगे यहाँ भी, ठीक है, इन एरियाज के अंदर भी लैंडस्लाइड्स के केस देखने को मिले हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हम नोट कर रहे हैं तो कहाँ पे है, केरला के अंदर। उसके बाद मेघालय 48, ठीक है, मणिपुर के अंदर 21। तो पूरा स्टेट्स का ये जो डेटा है वो बता रहा है कि कहाँ कहाँ कितने लैंडस्लाइड्स हैं और कैसे प्रोन है मोस्टली, राइट। सो इसके बाद अगर आप देखोगे तो एक और मैप में काफी अच्छे से बताया गया है कि कौन से एरियाज के अंदर हमारे पास
लैंडस्लाइड्स एक्टिविटी ज्यादा है। तो इसमें सबसे पहले अगर आप देखोगे तो दिस एरिया इज बेसिकली द वेस्टर्न घाट्स। ये पूरा वेस्टर्न घाट्स का एरिया है, और वेस्टर्न घाट्स के एरिया में क्योंकि ये यहाँ पे ऑन शोर साउथ वेस्ट मॉनसूनल विंड्स हैं। दूसरा वेस्टर्न घाट्स एक बेसिकली अगर देखा जाए तो ये एक हॉटस्पॉट भी है। ठीक है, दुनिया में टोटल बायोडाइवर्सिटी के 36 हॉटस्पॉट्स हैं, जिसमें से 4 हॉटस्पॉट्स कहाँ हैं? इंडिया में है। जिसमें से एक कौन सा है? वेस्टर्न घाट्स। तो इस वेस्टर्न घाट्स के एरिया में आप देखोगे जहां इकोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ माइनिंग इश्यूज है, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स लगाए गए हैं, जिस वजह से एग्रीकल्चर काफी होता है। दूसरा, इस एरिया में आप देखोगे तो ये अभी मैंने कहा कि यहाँ अनसाइंटिफिक माइनिंग भी होती है लेटराइट की। दूसरा, ये जो एरियाज है इन एरियाज के अंदर लाइक स्पेसिफिकली अगर नाम लेके चले तो केरला, ठीक है, केरला वाला एरिया। तो इस केरला वाले रीजन के अंदर यहाँ पे एक तो लेटराइट की माइनिंग हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ में इन एरियाज के अंदर ज्यादातर स्पाइसेस कल्टीवेशन या टी प्लांटेशन या बेसिकली प्लांटेशन क्रॉप्स को ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। जंगल काट करके उस एरिया को खाली करके उसको इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, जिस वजह से ये देखने को मिला है कि यहाँ पे अब ऐसे इंसिडेंट्स काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं जिनको लैंडस्लाइड्स कहते हैं। ओके, सो उसके बाद ये जो हिमालयन रीजन है, तो हिमालयन रीजन के अंदर एक जो पार्ट है उसमें लद्दाख के सेक्शंस हैं, ठीक है, कुछ कश्मीर है, जम्मू कश्मीर, और नीचे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का एरिया आता है। अब इन स्टेट्स के अंदर अगर ज्यादातर अगर आप देखोगे ये भी एक हिमालयन हॉटस्पॉट माना जाता है, और इस हॉटस्पॉट में अब टूरिज्म की एक्टिविटीज ज्यादा नोट करते हो। तो टूरिज्म के लिए क्या बनाया जाता है? इंफ्रास्ट्रक्चर। अब उस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नए होटल्स बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे नई पाइपलाइंस बिछा रहे हैं, सिवरेज कनेक्टिविटी वगैरह। इसके साथ में यहाँ पे रोड्स को 4 लेन किया जा रहा है। जैसे उत्तराखंड के अंदर एक प्रोजेक्ट है, 4 धाम प्रोजेक्ट। तो इस पे काफी ज्यादा एनवायरमेंटल क्वेश्चंस भी उठे थे कि प्रोजेक्ट यहाँ पे फिजिकली वायलेबल होगा या नहीं होगा, ठीक है। इसके साथ में हिमाचल प्रदेश में कई सारे 4 लेन के प्रोजेक्ट्स हैं, टनल्स के प्रोजेक्ट्स हैं जो चलाए जा रहे हैं, जिस वजह से ह्यूमन इंड्यूस्ड यहाँ पे आपको लैंडस्लाइड एक्टिविटी मिलती है। हल्की सी बारिश होती नहीं है कि सारा मटेरियल क्या कर जाता है? कोलैप्स करता है। शिमला में लास्ट ईयर अगर आप देखोगे काफी बड़े लैंडस्लाइड्स हुए थे अलग अलग जगह पे, ठीक है। इसके 30 के आसपास लोग जो थे वो मारे भी गए थे शिमला के अंदर, ठीक है। तो ये केस मिल रहे हैं। दूसरा, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, ये भी काफी ज्यादा इकोलॉजिकली सेंसिटिव है। ज्यादा बारिश होने की वजह से यहाँ पे लैंडस्लाइड्स ट्रिगर हो जाते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम हमने ये पूरा देखा कि कौन कौन से एरियाज हैं कहाँ पे लैंडस्लाइड की एक्टिविटी ज्यादा हो रही है, राइट। अब मेनली ये है कि नेचुरल कॉजेस क्या है इसके। तो सबसे पहला है रेनफॉल। रेनफॉल जहां भी ज्यादा होगा उस एरिया में आप देखेंगे ये प्रॉब्लम होगी। तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, दिस इज दी, ये शिमला में, ठीक है, 2023 में एक मंदिर था, ठीक है, यहाँ पे, और ऊपर से अचानक से क्या हो गया, यहाँ से ये बारिश ज्यादा होने की वजह से ये एरिया पूरा स्लाइड कर गया। अप्रोक्सीमेटली 30+ पीपल जो थे यहाँ पे उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, वो मारे जाते हैं। उसके साथ में अगर देखें तो रेनफॉल ज्यादा होने की वजह से सैचुरेट होता है ग्राउंड, मिट्टी में मिलता है, और मिट्टी की जो स्टेबिलिटी है वो कंप्रोमाइज होती है। उसके कंप्रोमाइज होने की वजह से एरिया क्या कर गया? स्लाइड। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ऐसे एरियाज हैं 30, 70, 80 डिग्री के, जहां पे किसी तरह की जो कंस्ट्रक्शन है वो नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं? जबरदस्त कंस्ट्रक्शन करते जा रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे ज्यादातर क्या होता है? दिक्कत होती है। दूसरा, ये पूरा एरिया अर्थक्वेक प्रोन है। नॉर्थ ईस्ट को आप देखोगे जोन 4 में, जोन 4 के अंदर देखने को मिलता है, जोन 5 के अंदर आता है। वैसे हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, सिक्किम, ये एरियाज भी आप देखोगे ये भी जोन 4 और 5 में आते हैं। हल्का सा भी अर्थक्वेक आए तो यहाँ पे मैसिव डिवास्टेशन देखने को मिल सकती है। और इस बेसिस पे हम ये भी देख सकते हैं कि जो शहर हैं हमारे पहाड़ी, वो उनमें ये चीज भी देखने को मिलती है कि उन शहरों के अंदर उनकी जो केयरिंग कैपेसिटी है उससे ज्यादा वहां पॉपुलेशन हो चुकी है,
राइट। इसके साथ डिफॉरेस्टेशन एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे मिलेगा। पेड़ों की जिस तरह से अंधाधुंध कटाई चल रही है उससे सॉइल स्टेबल नहीं हो पा रही। कंस्ट्रक्शन, एक्सकवेशन, लगातार हम लोग जो है आर्टिफिशियल तरीके से जो चेंजेस कर रहे हैं अपने लैंडस्केप के, माउंटेन्स को चेंज कर रहे हैं, उससे नेचुरल स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। जो बैलेंस ऑफ फोर्सेस है, ठीक है, वो इम्बैलेंस हो रहा है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड के चांसेस ज्यादा बन रहे हैं। साथ में जो नए शहर बसाए जाते हैं उन शहरों के अंदर जो हमारा बेसिकली एक पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है या ड्रेनेज सिस्टम होता है, उसको प्रॉपरली नहीं फॉलो किया जाता, कोई साइंटिफिक मेथड नहीं रखा जाता जिसमें कि वो प्रॉपर पाइपलाइंस के थ्रू ही वो वाटर जाए। हर कोई क्या करता है, घर बनाता है, वो जो घर का सारा पानी है वो बाहर ही जाके पहाड़ों से नीचे उतर जाता है, जिसकी वजह से वो ग्राउंड में सीप करता है। सीप करने की वजह से धीरे धीरे वो एरिया कमजोर हो जाता है, ठीक है। जैसे आपने घरों में भी देखा होगा, सीलन आ जाती है, बारिश हुई, पानी इकट्ठा हो गया टेरेस पे, धीरे धीरे पानी सीप कर गया। सीप करने का आप देखोगे वहां पे पेंट उखड़ जाता है, धीरे धीरे वो एरिया जो है वो खराब हो जाता है, वो एक दिन क्या करेगा, टूट करके खत्म हो जाएगा। अब इफेक्ट्स क्या होते हैं इसके, तो जब भी लैंडस्लाइड्स होते हैं सबसे पहले तो लॉस ऑफ लाइफ है। अब लाइफ का लॉस ऐसा होता है जो उसको दोबारा से ठीक नहीं किया जा सकता, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो फिर बन जाएगा, ठीक है, घर तो फिर बन जाता है, लेकिन जो लाइफ चली गई, ठीक है, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। लोगों को माइग्रेट करना पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट होता है बड़े स्केल पे। अब कोई जाकर के कोई छोटा मोटा, कोई किसी ने होटल खोला होगा, कोई जाकर के किसी ने छोटी मोटी वेंडर शॉप होगी, अब उसका सारा सब कुछ उसमें चला गया। जाने की वजह से वहां इकोनॉमिक लॉस भी काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं, जिसमें दोबारा से बिल्डिंग्स बनानी पड़ेगी, रोड बनाने पड़ेंगे। अब उस पूरे जो शहर वहां पे उसमें स्लाइड हुआ है, वहां गवर्नमेंट की बिल्डिंग हो सकती है, स्कूल, हॉस्पिटल, ठीक है, उन सब पे दोबारा पैसा क्या करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। अब साथ में क्या होता है कि लैंडस्लाइड्स बहुत सारा डेब्रिस पे लेके आते हैं, पहाड़ वगैरह सब, जहां से पूरा फॉरेस्ट है वो भी साथ आता है, जिससे नुकसान देखने को मिलता है। लॉस ऑफ वेजिटेशन है, सॉइल इरोजन है, सेडिमेंटेशन है, साथ में जो इकोसिस्टम है या वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन है उसको भी नुकसान होता है, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक छोटा सा एक्सकवेटर मशीन है जिसे इस रोड को ओपन किया जा रहा है, जहां से ऊपर से स्लाइड हुआ है, राइट। तो ऐसे स्लाइड्स काफी कॉमन है पहाड़ों पे। तो पहाड़ों से जब भी हम छेड़छाड़ करते हैं, ज्यादा वहां रोड बनाने की कोशिश करते हैं, अनसाइंटिफिक तरीके से पहाड़ों को कट करते हैं, तो उनसे ये जो मैसिव प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट होती हैं, राइट। क्लियर यहाँ तक। तो अब मिटिगेशन स्ट्रेटजीज क्या है, सबसे पहले तो जगह जगह सेंसर लगाए जाए और मॉनिटर किया जाए कि कौन से एरिया के अंदर ज्यादा लैंडस्लाइड है, जिसमें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और इसरो के साथ मिलकर के हम ऐसी सैटेलाइट इमेजेस बना सकते हैं जिससे पूरे इंडिया में एक लैंडस्लाइड एटलस बनाया जा सकता है कि कौन से एरियाज में किस तरह के लैंडस्लाइड्स हैं, कब हुए हैं, कहाँ ज्यादा नुकसान होता है। जो भी एरियाज लैंडस्लाइड प्रोन है उनमें प्रॉपर पॉलिसीज बनाई जाए, ठीक है। गवर्नमेंट वहां पर नॉर्म्स को, जो रूल्स हैं उनको बड़े स्ट्रिक्टली मॉनिटर करे, उनको लगाए, और रिस्क असेसमेंट किया जाए, ठीक है। जो हाई रिस्क जोन है उनको प्रायोरिटाइज बेसिस पे वहां इस तरह का डेवलपमेंट हो जो इको फ्रेंडली हो, सस्टेनेबल हो, जहां इस तरह की दिक्कतें फ्यूचर में ना देखने को मिले। अगर आता भी है लैंडस्लाइड तो उसमें हम लोकल लेवल पे कम्युनिकेशन चैनल्स बना सकते हैं, जहां पे लैंडस्लाइड होने से पहले ही इंफॉर्मेशन को डिसैमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि आजकल तो सैटेलाइट टेक्निक्स है, सेंसर है, सेंसर जमीन में लगा दिया, हल्का सा भी अगर वहां पे जो जमीन है वो वहां पे चलना अगर स्टार्ट करेगी, डाउन साइड में जाएगी, तो पहले मूवमेंट का पता चल जाएगा कि किस वे में वहां से जा रही है। तो जोन बना सकते हैं जगह जगह, उन जोन्स के बेसिस पे उनको रेगुलेट कर सकते हैं। जो बिल्कुल हाई रिस्क जोन है वहां पे फॉरेस्टेशन की जा सकती है। उसके अंदर कई सारे ऐसे इंजीनियरिंग के मॉडल्स भी होते हैं जहां पे रॉक बोल्टिंग होती है, 40 फीट तक हम अंदर जाकर के उसमें छेद करके उसमें कंक्रीट डाल सकते हैं, जिससे उस पहाड़ की जो स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन किया जा सकता है। बिल्डिंग कोड जो पहाड़ों पे ज्यादातर बिल्डिंग्स बनती हैं उनमें किस तरह का सीमेंट यूज होना है, कौन से ग्रेड का सरिया यूज होगा, ठीक है। और इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस के बेसिस पे, डिजाइन के बेसिस पे हम इस चीज को कर सकते हैं, सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। इसके लिए लोकल लेवल पर एजुकेशन और ट्रेनिंग देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, राइट। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, तो लोगों को जितना पार्टिसिपेट करेंगे, लोगों को सिखाएंगे, ठीक है, तो उससे ही हम इस चीज को काउंटर कर सकते हैं।
तो यही है कि लैंडस्लाइड डिजास्टर्स बहुत ड्रास्टिक होते हैं, काफी नुकसान करते हैं। इनको कम करने के लिए, ठीक है, हमें एक प्रॉपर फॉलो अप प्लान को लगाना चाहिए। इसके साथ अगर आप देखते हो तो लैंडस्लाइड्स नेचुरली भी आ सकते हैं, जैसे अर्थक्वेक आता है उसकी वजह से, या कहीं पे वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, इतनी तेजी से वॉल्केनिक इरप्शन होगा कि आसपास जो छोटे मोटे फिशर होते हैं वहां से भी लैंडस्लाइडिंग बड़े कॉमनली देखने को मिलती है, सुनामी, साइक्लोन्स। इससे इकोनॉमी पे बड़ा लॉस पड़ता है, ठीक है, देश की। और इसके साथ आज का जो मेंस का क्वेश्चन है, दैट इज लैंडस्लाइड्स आर अ सिग्निफिकेंट नेचुरल हैजार्ड that pose considerable risk to the life, property, infrastructure. Discuss the primary factors contributing to the landslides in the hilly and the mountainous regions of India. Evaluate the effectiveness of the current mitigation strategies employed in these regions and suggest comprehensive measures to enhance landslide management and reduce their impact. तो मलुका आईएएस की मंथली मैगजीन आप सबके लिए अवेलेबल है, जिसमें काफी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स को ऐड किया गया है और काफी हेल्प और शार्प कर सकती है आपकी प्रेपरेशन को। ओनली 29 रुपीज में अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश में है। इसका आप जितना चाहें फायदा उठा सकते हैं, तो जरूर इसको डाउनलोड करके पढ़िए, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।